मेरा नाम सुधीर है। मेरी बीवी के साथ मेरी शादी को 2 ही साल हुए थे जब एक हादसे में मेरी एक टांग कट गई। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इससे पहले अच्छे पैसे भी कमाता था और खूबसूरत नौजवान था, लेकिन अब मेरी एक टांग नहीं थी और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इसलिए मैंने अपने घर की बैठक में दूध की दुकान बना ली। बैठक का दरवाजा बाहर की तरफ खोल देता और वहीं पर बैठे बैठे दूध बेचा करता था। आज मैंने यह काम शुरू किया था और 2 दिन हो गए थे, लेकिन दूध बिकी ना रहा था। मेरा एक दोस्त दूध वाला था जो सुबह सुबह मेरे लिए दूध लेकर आता था। मैंने उसे कहा था कि दूध में पानी नहीं डाला करें और वो खुद भी दूध में पानी नहीं मिलाता था। मैंने कहा कि पहले ही मुझ पर इतना बड़ा हादसा गुजरा है, इसलिए मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा, खाली दूध बेचूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कोई भी दूध लेने के लिए नहीं आया। हमारे घर में फ्रिज था, लेकिन बहुत ही छोटा था। अब वह दूध खराब हो रहा था। मेरी बीवी ने कहा कि यह दूध तो खराब हो जाएगा। मेरी बीवी ने उसकी खीर बनाई और सारे मोहल्ले में बांट दी। मेरी बीवी का नाम सुमन था। वह बंगाली थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं पंजाबी था, लेकिन वह एक बंगाली थी और हमारे घर आपस में एक साथ थे। पुराने मोहल्ले में बस मेरी माँ को वह पसंद आ गई थी। बचपन से ही हमारी उनके साथ जान पहचान थी, आना जाना, एक दूसरे के घर चीजें भेजना, गम और खुशी में साथ रहना। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए तो उन्होंने बहुत साथ दिया था। मेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरी शादी सुमन के साथ करा दी। उसके 7 भाई थे। वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, वापस अपने गांव में चले गए, लेकिन वह यहीं पर रह गई। उसके पापा ने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी जमीनें हैं। यहाँ पर हम कारोबार के लिए आए थे, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस वक्त मेरा यहाँ पर कारोबार था। इसके बाद जो मेरे साथ यह हादसा हो गया तो सुमन ने कहा कि अब चलते हैं। तो मैंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि वह सोचेंगे कि अब यह अपाहिज हो गया है तो उन पर बोझ बनने के लिए आ गया है। अब इसकी हम मजबूरी बन गए हैं, इसलिए हमारे पास आ गया है। मैं बड़ा ही खुददार आदमी था। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर अपना काम करूंगा। अभी मेरा जख्म ठीक से भरा नहीं था, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठकर दूध बेचने का कारोबार करने लगा था और कोई काम मुझे आता भी नहीं था। लेकिन दूध बिक नहीं रहा था और उस दूध की हमें खीर बनानी पड़ी। मैं बड़ा परेशान था क्योंकि इस तरह से तो मामला तो नहीं चलने थे। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल करती थी। इस सब के बावजूद भी उसने कहा था कि वह हमेशा मेरा साथ देगी, मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मेरे काम खत्म नहीं होते थे, उसके काम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसने घर के काम भी करने होते थे, मेरा भी ख्याल करना होता था। पर वह बहुत अच्छी औरत थी, इस बात में कोई शक नहीं था। बहुत सब्र वाली थी। इस मुश्किल की घड़ी में भी मेरा बहुत ज्यादा साथ दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ कि दूध नहीं बिका और खराब होने के डर से उसकी कोई मीठी चीज बना ली। लेकिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस तरह तो हम रोज नुकसान करेंगे और जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास बचे हैं वह भी खर्च हो जाएंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए तो मेरी बीवी भी रोने लगी। उसने कहा कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह लोग शुरू से ही उधर रहे थे, इसलिए मेरी बीवी बहुत अच्छी बंगाली बोलती थी। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर कभी कभी मैं सोचता था कि मैं तो अब उसके काबिल ही नहीं रहा, किसी दिन मुझे छोड़कर ही न चली जाए। लेकिन वह कहती थी कि हम बंगाली हैं, हमारी एक जुबान होती है, हम जिसको दिल दे देते हैं फिर सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारते हैं, हम कभी भी हालात से भागते नहीं हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन इस तरह अब तो काम नहीं चलना था, हमें कुछ न कुछ तो करना था। फिर मेरी बीवी ने एक दिन मुझे एक अजीब बात कही जिस पर मैं नाराज भी हो गया और मैंने उसे कहा कि तुम्हें यह सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह कहना चाह रही थी कि तुम्हारी जगह मैं दुकान पर बैठती हूँ। मैंने कहा कि तुम दुकान पर बैठोगी, ये कौन सी अच्छी बात है, ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया। मैंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। मेरी बीवी ने कहा कि दुकान थोड़ी है, यह तो हमारे घर का कमरा है, अगर मैं एक तरफ बैठ जाऊंगी तो हो सकता है कि यह देखकर कि एक औरत दुकान पर बैठी है, औरतें ही यहाँ से सामान लेने के लिए आएं। उसकी यह बात तो ठीक थी कि कोई औरत बैठी हो, औरतें सामान लेने के लिए आती हैं और वाकई दुकान अच्छी लगती है। और यह बात भी ठीक थी कि यह कोई दुकान नहीं थी, यह तो हमारे घर का कमरा था और अपने घर में ही तो बैठी थी, दुकान में नहीं। लेकिन मुझे यह बात फिर भी पसंद नहीं आई और मैंने उससे साफ इनकार कर दिया। उसी दिन मेरा साला मुझसे मिलने के लिए आया। वह थोड़ी देर मेरी बीवी के साथ बैठा
चला, फिर मेरे साथ बैठ गया। मेरी बीवी ने उसके सामने यह बात शुरू कर दी। मैं तो यही सोच रहा था कि वह लोग क्या कहेंगे कि अपाहिज हुआ है, हमारी बहन से काम करवाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन उसने भी कहा कि इसमें कोई मसला नहीं है, अगर यह दुकान में बैठ जाएगी तो वैसे भी हम लोग तो शुरू से यहीं पर रहे हैं। औरत का फर्ज बनता है अपने पति का साथ देना। अगर वह आपका साथ दे रही है उसमें क्या बुरी बात है? अगर यह आपका साथ नहीं देगी तो कौन आपका साथ देगा? हम तो अभी भी आपको कहते हैं कि हमारे साथ चलें। हम समझ सकते हैं कि अगर आपकी खुददारी यह बात कबूल नहीं करती तो फिर जो करना है वह आप दोनों ने खुद ही करना है, दोनों मिलकर करें। हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो किसी को बताएंगे भी नहीं। मेरे साले ने मुझे अच्छी तरह समझाया। फिर मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं उसको इजाजत दे देता हूँ। वह वहाँ से जाने लगा तो जाते जाते उसने बहन से कहा कि अगले हफ्ते फिर आऊंगा। मैंने कहा कि सब ठीक है क्योंकि वह यहाँ पर रहता नहीं है, फिर इतनी दूर से हफ्ते बाद आएगा। तुम्हें क्या उससे कोई चीज मंगवानी है? मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उसका भी यहाँ पर कोई काम होता है, चक्कर लगाता रहेगा। वह कह रहा था कि मिलने के लिए आ जाया करूंगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी सफर की हालत में था। नहीं, डॉक्टर ने मुझे मना किया था, अभी तो मेरा बेड रेस्ट था और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ऐसी हालत में सफर कैसे करूंगा, कैसे उसको उसके मायके वालों से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। कम से कम 12 से 14 घंटे का सफर बनता था। अगले दिन सुबह मैंने अपने दोस्त से दूध मंगवाया और अब तो मेरे पास अगले दिन का दूध मंगवाने के पैसे भी नहीं थे। अगर आज भी यह दूध नहीं बिकता तो फिर कल हम पता नहीं क्या करते, क्योंकि हम लोग वैसे ही नुकसान में जा रहे थे। मेरी बीवी पहले सारे मोहल्ले में से फिर कर आई थी। उसने कहा कि मैं औरतों को बताने जा रही हूँ कि मैंने दूध की दुकान बनाई है, क्योंकि औरतें ही यहाँ पर आएंगी और हमारा सामान बिक जाएगा। थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो करनी पड़ेगी। वह 2 से 4 घरों में ही गई थी, फिर वापस आ गई और फिर मेरी बीवी बैठ गई और उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए दुआ करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक ग्राहक आया, उसने दूध लिया तो मेरी बीवी बहुत खुश हुई। मैंने उसे कहा कि एक ग्राहक से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चला गया और 2 घंटे बाद मेरी बीवी वापस आई तो मैंने कहा कि क्या हुआ, थक गई हो ना, यह काम नहीं होगा हमसे, हमें कुछ और करना होगा। लेकिन उसने सारा का सारा दूध बेच दिया था, पैसे मेरी झोली में डाले और कहा कि बिक गया है सारा। तो मैं हैरान रह गया कि 2 घंटे में सारा दूध बिक गया। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन फिर उसने मुझे बर्तन लाकर दिखाए जो वह धोने के लिए लेकर जा रही थी। बर्तन तो बिल्कुल खाली थे और पैसे भी उतने ही थे जितने उस दूध के बनते थे। मैंने उसमें से प्रॉफिट निकाला तो 2500 का प्रॉफिट हुआ। मेरी बीवी ने कहा कि 1000 रुपए मुझे दो, मुझे आटा और तेल लेकर आना है, और वहाँ से चली गई। मैं हैरान रह गया कि इतनी जल्दी सारा दूध कैसे बिक गया। अब रोज यही होता था, मेरी बीवी दुकान पर बैठती दूध बेचने के लिए तो 2 से 3 घंटे में ही दूध बिक जाता था। उसके पास औरतें भी आती थीं और मर्द भी दूध लेने के लिए। लोग काफी खुशी खुशी दूध ले जाते थे। हमारे रोज के 2 से 3 हजार बचने लगे। फिर इसके बाद हमने ज्यादा सामान मंगवाना शुरू कर दिया, फिर ज्यादा बचत होने लगी। मेरा साला भी हर हफ्ते आता था, वह भी इस सब से बहुत खुश था। उसने कहा कि मुझे आप दोनों पर गर्व है कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में आए हुए इतने बड़े हादसे से इस तरह से लड़ाई की है कि हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। नहीं तो लोगों के साथ हादसा हो जाता है तो वह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं कि कोई हमारी मदद करे। लेकिन आप लोग फौरन अपने पैरों पर खड़े हो गए, यह बहुत अच्छी बात है। वह भी बहुत खुश था, हर हफ्ते आया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था। जिस वक्त मेरा साला आया वह थोड़ी देर बैठा, उसके बाद यह सोचकर जा रहा था कि मैं सो रहा हूँ तो मेरी नींद न खराब हो। लेकिन मैं जाग गया और मैंने कमरे के दरवाजे से देखा, वो लोग बिल्कुल सामने निशाने पर खड़े थे और उसने मेरी बीवी को भर कर किसी चीज का थैला दिया। जैसे ही मैंने उनको आवाज दी, मेरी बीवी ने फौरन अपने दुपट्टे में वह थैला छुपा लिया और वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। वह चीज रखने के लिए उन दोनों को शायद पता नहीं था कि मैं उनको देख रहा था। दरवाजे से दूसरे कमरे के दरवाजे के पास का मंजर साफ नजर आ रहा था और वह दोनों ही वहाँ खड़े थे। मेरी बीवी घबरा गई और उसने अपने भाई को इशारा किया कि बस तुम चले जाओ यहाँ से। वो दरवाजा खोलकर चुपके से निकल गया। मैंने पीछे से आवाज दी तो मेरी बीवी थोड़ी देर बाद वापस आई और बोली, क्या बात है, जाग गए? मैंने कहा कि अनूप चला गया। बैठा नहीं, मैं सो रहा था तो मुझे जगा देती, मुझे उससे 2-4 बातें करनी थी। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, आप सो रहे थे। उसने खुद ही कहा कि जगाओ नहीं, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। वैसे भी वह अपने काम से आया था, थोड़ी देर बैठकर चला गया। मैंने कहा कि कोई चीज लाया था क्या? तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, उसने क्या चीज लानी थी, आपके लिए फल लाया था, मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो चीज उसने मेरी बीवी को पकड़ाई वो फल तो नहीं
नहीं थे। वैसे वो बहुत अच्छा था, हर दफा मेरे लिए फल फ्रूट लाता था ताकि मेरी थोड़ी सेहत बन जाए। लेकिन जो चीज उसने बीवी को पकड़ाई थी वो फ्रूट नहीं था। मेरी बीवी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे शक पड़ गया कि मेरे साले ने मेरी बीवी को क्या चीज दी थी। कहीं वो मेरी बीवी को पैसे तो नहीं दे रहा। मुझे मेरे ससुराल वालों के पैसे नहीं खाने थे। मैं कोई बेगैरत इंसान नहीं था, लेकिन थैले के साइज को देखकर तो नहीं लगता कि उसमें पैसे हैं, क्योंकि अगर इसमें पैसे होते तो फिर तो लाखों के पैसे थे। और मैंने अपनी बीवी को अच्छी तरह समझाया था कि कभी भी अपने घर वालों से पैसे ना लेना। जो चीज तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बेशक मेरी एक टांग कट जाए या मेरी दूसरी टांग भी कट जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करूंगा और कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। अब मैं बैसाखी की मदद से चल सकता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस काबिल तो हो ही जाता कि अपना शरीर खुद संभाल सकता। मेरी बीवी ने भी मुझसे वादा किया था कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वो कमाएगी, लेकिन अपने माँ बाप से मांगकर पैसे नहीं लेगी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ देते हैं तो वो उनकी मोहब्बत है, लेकिन हम उनसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। फिर वो क्या चीज थी? आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात के पीछे शक होने लगा कि मेरी बीवी कैसे 2 घंटे में सारा दूध बेच लेती है। यही वो दूध था, यही वो दुकान थी, यही वो मोहल्ला था। जब मैं बैठा करता था तब तो कोई भी मुझसे दूध लेने के लिए नहीं आता था। ऐसा भी नहीं था कि मेरी बीवी तैयार होकर बैठती थी। सर पर आंचल करके बैठा करती थी और उसने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि कोई उसकी खूबसूरती देखकर वहाँ आ रहा था। फिर ये सब कुछ हो क्या रहा था? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मेरी बीवी मजे से दूध बेचती और पैसे लाकर मुझे पकड़ा देती। फिर घर की कोई चीज लेने जाती थी। उसने कहा था कि मैं औरतों को कहा करती हूँ कि वो मेरे से दूध ले, लेकिन दुकान पर तो वो औरतें नहीं आ रही थीं। दुकान पर वही औरतें थीं जो बाजार में आई हुई होती थीं, और चलते फिरते उनकी नजर पड़ जाती तो वो कोई चीज ले लेती थी। अब मेरी बीवी ने दूध के साथ दही भी बेचना शुरू कर दिया था। इस बात को 3-4 महीने हो गए थे। अब मैं चल सकता था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि गली की दूसरी तरफ मेरे दोस्त का घर है, वहाँ तक जा रहा हूँ, थोड़ी मेरी वॉक भी हो जाएगी। बैठे बैठे मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। उसने कहा कि ठीक है, आप चले जाएं, वैसे भी मुझे दूध बेचना है, इसके बाद मैं खाना बना लूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं दोस्त के घर गया और वहाँ जाकर मैंने उसे भी ये सारी बात बता दी और अपना हुलिया बदला, और मैं अपने दोस्त की मदद लेकर बीवी की दुकान में आया। मैंने सोचा था कि मैं बीवी की दुकान पर हुलिया बदल कर आऊंगा और उससे दूध खरीदूंगा। अगर वो कोई गड़बड़ कर रही हुई तो मुझे पता चल जाएगा। अगर उसने मुझे दूध दे दिया और मुझसे पैसे ले लिए और ऐसी कोई बात नहीं हुई तो पता चल जाएगा कि दरअसल मामला क्या है। वैसे मुझे मेरी बीवी पर इतना शक नहीं करना चाहिए था। वो मेरा साथ दे रही थी, लेकिन शक तो फिर शक होता है। अगर शक हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो ये रिश्तों को खा जाता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी ही गलत फहमी होगी, मुझे ही कोई वहम हुआ होगा और मेरी बीवी की ऐसी कोई बात ना होगी। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कहा कि 2 किलो दूध दे दें। मैंने आवाज भी बदली। चेहरे पर काली चश्मा पहनी थी और चादर के साथ चेहरा भी छुपाया हुआ था, ये महसूस करवाने के लिए कि सर्दी बहुत है, इसलिए मैंने चादर कर रखी। बीवी ने कहा, और पैकेट कितने चाहिए आपको? मैंने कहा कि किस चीज के पैकेट? तो मेरी बीवी ने टेबल के नीचे से एक चीज मुझे दिखाई। उसके हाथ में किसी चीज का पैकेट था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज है। मैंने कहा कि 2 दे दे। उसने उस चीज के 200 रुपया मुझसे अलग से ले लिए और दूध थैला में डालकर मुझे दे दी। उसने कहा कि अगली बार फिर आइएगा, आपको ये चीज बहुत अच्छी लगेगी, खरा माल है। जब मैं वापस अपने दोस्त के घर आया और वो चीज खोली तो हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो तो नशा वाली चीज थी। ये अक्सर लोग अपने मुंह में रखकर नशा करते हैं और पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा मशहूर होती है। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी वहाँ खड़े होकर इस तरह की चीजें बेच रही थी, लेकिन उसके पास ये चीजें आती कहाँ से थी। फिर मेरे दिमाग ने काम किया और मैं समझ गया कि ये जो मेरा साला हर हफ्ते आता था, शायद यही चीज डिलीवर करने आता था। और उस दिन जो मेरी बीवी को थैला पकड़ा रहा था वो भी यही था, और वो ये चीज पहाड़ों से लेकर आ रहा था। यानी ये दोनों बहन भाई मिलकर ये सब काम कर रहे थे। दूध के साथ इस तरह की चीज बेचना कोई अच्छा काम नहीं था। लोग दूध लेने के बहाने साथ ये चीज भी लेने आते थे। इसका मतलब कि मेरी दूध की दुकान पर सारे नशा करने वाले ही आ रहे थे। अपने घर वालों को कहते होंगे कि हम लोग दूध लेने जा रहे हैं, जबकि असल में वो चीज लेने आए थे। इसी बहाने दूध भी मिल जाता था और वह चीज भी अलग से बिक जाती थी। इसके पैसे मेरी बीवी मुझे नहीं देती थी, शायद अपने पास जमा कर रही थी। और दूध
दूध के पैसे वह मुझे रोज के रोज दे दिया करती थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मेरा दोस्त हंसने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी बंगाली है ना, इसीलिए वहाँ पर तो यह कारोबार बड़ा आम है। मैंने कहा कि तुमको हंसी आ रही है, तो उसने कहा कि नहीं यार, मुझे हंसी नहीं आ रही है, ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर तो यह सब कुछ होता है और यहाँ भी तो लोग आम दुकानों से लेते हैं, तो क्या हो गया अगर वह बेच रही है तो। मैंने कहा कि यह गलत बात है, आज जाकर इससे बात करूंगा। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम मुझसे कोई चीज तो नहीं छुपा रही हो, अनूप क्यों आता है, क्या लेकर आता है। वह घबरा गई। मैंने सारी बात बता दी कि आज यह सब कुछ हुआ है और मुझे पता चल गया। मेरी बीवी ने सारा कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि आपने 3-4 दिन बैठकर देखा, कोई ग्राहक नहीं आया, हमारा नुकसान हो रहा था। मैंने यह बात अपने भाई से की तो उसने मुझे यह सलाह दिया। उसने कहा कि वहाँ से सामान ले आऊंगा, ये चीज वहाँ पर बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है और यहाँ पर बहुत महंगी बिकती है। वही मुझे यह सामान देने के लिए हर हफ्ते आया करता था। मेरी बीवी बीच में रुक गई। मैंने उसे गुस्से से देखा और मैंने कहा कि पूरी बात बताओ, बोलती जाओ कि क्या किया है तुमने। मेरी बीवी ने कहा कि जिस दिन मैं पहले दिन दुकान पर बैठने लगी थी, उस दिन घरों में जाकर मैंने यही बात की थी, क्योंकि मुझे यहाँ मोहल्ले का पता था कि किस घर में क्या होता है। कुछ लोग यहाँ पर बंगाली भी हैं, उनसे भी मैंने जाकर बात की थी। उन्होंने कहा कि हम लोग जरूर आएंगे। इसके बाद मैंने यह काम शुरू कर दिया। एक बंदा ऐसा आया, फिर उसने सबको यह बात बता दी। उस इलाके का माल तो यहाँ पर मिल जाए तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनके लिए तो सोना है सोना, लेकिन बहुत ही खरा होता है। मैंने अपनी बीवी को गुस्से से देखा तो उसने नजरें झुका ली। मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह का काम करते हुए उसने कहा कि वहाँ पर तो बंदा बंदा यह चीज खाता है, अपने मुंह में रखता है, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा कि यह चीज गलत है, अगर एकदम सारे करना शुरू कर दे तो क्या वह काम ठीक हो जाता है। मेरी बीवी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि फिर दूध भी कोई नहीं लेगा, फिर इस तरह तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि तुम यह सब नहीं करोगी, अगर हमारे नसीब में खाना होगा तो वह मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी, अपने भाई को मना करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बीवी ने कहा कि हम साथ यह चीज नहीं देंगे तो हमारी तो सब बंद हो जाएगी, कोई भी दूध नहीं लेगा। मैंने कहा नहीं लेता है कोई दूध तो नहीं ले, लेकिन हम इस तरह के जलील काम नहीं करेंगे, हम कोई और काम कर लेंगे, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं चलने के काबिल हो गया हूँ, मैं कर्जा लेकर रिक्शा लूंगा, मैं रिक्शा चला लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, लेकिन तुम इस तरह का कोई काम नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि हम किसी के लिए ऐसी चीज का जरिया बने जिससे उसकी सेहत भी खराब हो। मेरी बीवी फौरन बोली, इससे सेहत खराब नहीं होती। मैंने कहा कि चुप कर जाओ, बस तुम ये काम नहीं करोगी। उसने कहा ठीक है, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, वादा करती हूँ। अगले दिन हमने यह काम नहीं किया तो वाकई दूध नहीं बिका हमारा। मैंने अपनी बीवी को कहा कि ठीक है, बस मैं चेक करना चाहता था कि दूध बिकता है या नहीं, लेकिन यहाँ के लोग तो शायद ऐसे ही हैं। मैंने अपने दोस्त से कर्जा लिया और इन पैसों से एक रिक्शा ले लिया, क्योंकि मेरी टांग खराब थी, मैं चल नहीं सकता था, लेकिन मैं बैठकर रिक्शा तो चला सकता था। अब मैं रिक्शा चलाता था। एक दिन मेरी बीवी मेरे पास आई और बोली कि सामान को बेचकर मैंने कुछ पैसे बनाए थे, अब इन पैसों का क्या करूं, क्या ये पैसे भी बुरे हैं। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि हाँ, ये पैसे भी हम पर हराम हैं, तुम ये पैसे अपने भाई को वापस कर दो, बल्कि इधर मुझे दो, मैं उसके घर पोस्ट करवा दूंगा। वह यहाँ पर आया तो मैं उसको बातें सुनाऊंगा, उसे कहूंगा कि कुछ अरसा यहाँ पर न आए। जब मेरी बीवी मुझे पैसे दे रही थी तो ऐसा मुंह बनाया था जैसे अपना गुर्दा निकालकर मुझे दे दिया, क्योंकि वहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर नहीं। पहले मैंने उस पर सख्ती की थी, फिर मैंने उसे प्यार से समझाया कि बुरी चीज बुरी ही होती है, चाहे उसका नुकसान थोड़ा हो या ज्यादा, वह एक नुकसानदेह चीज है। उसने कहा कि हाँ, लेकिन हम मजबूर थे। मैंने कहा कि हम मजबूर नहीं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन के इतने ही पैसे बनते थे जितना दूध बेचने से बनते हैं। जिंदगी अच्छी जा रही थी, सब कुछ ठीक था। मैंने एक अस्पताल में बात की, उन्होंने कहा कि वह मेरी टांगे भी लगवा देंगे और फिर मैं अपने कदमों पर चल भी सकूंगा। अगर हम बुरा काम करना चाहें तो फिर हमें बुरा काम करने के रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा काम करना चाहें तो भी हमें अच्छा काम करने के रास्ते भी मिल जाते हैं। बस यह हमारी अपनी मर्जी होती है। इंसान के सामने हमेशा दो रास्ते हैं, एक सही और एक गलत, लेकिन उसे हमेशा वही रास्ता नजर आता है जो उसको आसान लगता है। लेकिन हमें आसान रास्ता नहीं चुनना, हमें सही रास्ता देखना है। मैंने अपनी बीवी को समझाया और वह भी इस बात को समझ गई, वरना घर में पैसे
पैसे आते मुझे क्या बुरे लग रहे थे। मैं तो अपाहिज था, मेरे लिए तो पैसे कमाना मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी अच्छाई की और सही बात का साथ दिया। और इस बात की मुझे खुशी भी हुई और इनाम भी मिला कि एक बहुत बड़े आदमी ने मदद के तौर पर मेरी टांग लगवा दी। इसके बाद मैं अपनी पुरानी नौकरी पर फिर से जाने लगा, जो कि ऑफिस जॉब थी, और मेरी जिंदगी वापस वहीं पर आ गई जहां से मैंने शुरू की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।